हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस लॉ में एक नया टॉपिक कवर करेंगे, द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 होता क्या है? इंडिया में बहुत सारे कॉरपोरेशंस और कंपनीज हैं जिनका फॉर्मेशन और फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 को लाया गया। ठीक है, और कंपनीज एक्ट को फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस के बाद 1956 में फ़र्स्ट टाइम लाया गया। और इस कंट्री में जितने भी बिजनेस एंटिटीज़ हैं उसको नियंत्रण करने का काम इस एक्ट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, 1956 का एक्ट भाभा कमेटी के रिकमेंडेशन पे बेस्ड था। ठीक है, और ये इसमें मल्टीपल टाइम्स पे अमेंडमेंट हुआ है, चेंजेस आई हैं। और 2013 में सबसे ज़्यादा चेंजेस, मेजर चेंजेस 2013 में आया। ठीक है, 2013 एक्ट में, इस एक्ट में एक सेक्शन लाया गया 135, सेक्शन 135, जिसको इंट्रोड्यूस करने पे इंडिया एक पहला ऐसा कंट्री बन गया जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म हुआ, जिसके तहत, जो कि लॉ के तहत आता है। ठीक है, जो कि एक मैंडेटरी प्रोसेस है। मैंडेटरी मतलब ज़रूरी। ठीक है, आगे है कंपनीज़। अब कंपनीज़ कैसे, किस प्रकार की कंपनीज़ होती है? पहला है 1% कंपनी। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, एक पर्सन की कंपनी होती है। द 2013 एक्ट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग अ पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, द 2013 Act enables the formation of a new entity, a one-person company. And OPC means a company with only one person as its member. Section 3(1) of 2013 Act. ठीक है, आप लोगों ने दो तरह की कंपनी सुनी होगी, एक तो पब्लिक और एक प्राइवेट। लेकिन ये 1% कंपनी मतलब कि इसमें एक ही मेंबर रहेगा, और ये सेक्शन 3(1) 2013 एक्ट के तहत सेक्शन 3(1) के अंदर इसको रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को आप अच्छे से जानते होंगे, है ना। इस 2000 एक्ट में इसका इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ प्राइवेट कंपनी, और इंटर एलिया टाइप में। द न्यू रिक्वायरमेंट इंक्रीज द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम 50 to 200। इसमें प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 50 to 200। और ये 2013 के एक्ट में कौन से सेक्शन में आता है? 268। नेक्स्ट है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी मतलब छोटी कंपनी, ऐसी कंपनी जिसमें लागत भी कम रहती है और मेंबर्स भी कम होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला होता है पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख INR। इसमें स्मॉल कंपनी में 50 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़ INR। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हो सकता है तो 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी। ठीक है, फिर टर्न ओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ INR। और इनका टर्न ओवर मतलब साल भर का जो इनकी कमाई होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का के उससे देखें तो इनका 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड शैल नॉट बी मोर देन 20 करोड़ INR। या फिर ऐसा चीज़ जिसमें प्रेस्क्राइब किया गया है उस अमाउंट से एक्सीड नहीं होना चाहिए, जो कि प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट है 20 करोड़ INR। INR मतलब होता है इंडियन रूपी। ठीक है, As set out in the 2013 Act, this section will not be applicable to the following। अब एज अ सेक्शन 2000 के तहत कुछ चीज़ों पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी। एक होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी में ये चीज़ स्मॉल कंपनी लागू नहीं होगा। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, ऐसा कंपनी जो सेक्शन 8 में रजिस्टर होगा। A company or body corporate governed by any special act
ऐसा कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट जो कि स्पेशल एक्ट के तहत नियंत्रित किया गया है, जैसे कि सेक्शन 285 में 2013 एक्ट में ये मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर आते हैं डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी मतलब कि हिंदी में निष्क्रिय कंपनी कहते हैं। तो 2013 एक्ट स्टेट्स दैट कंपनी कैन बी क्लासिफाइड एज डॉर्मेंट when it is formed and registered under this 2013 Act for a future project or hold as asset or intellectual property and has no significant accounting transaction। 2000 अधिनियम में कहा गया है कि किसी कंपनी को तब तक डॉर्मेंट के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है जब तक भविष्य की परियोजना के लिए या संपत्ति या बौद्धिक संपदा रखने के लिए इस 2013 अधिनियम के तहत बनाई और पंजीकृत की गई हो। ठीक है, मतलब कि कंपनी जो है डॉर्मेंट निष्क्रिय तभी होगा जब इसे फॉर्म और रजिस्टर किया गया हो 2013 के अंदर और फ्यूचर में इसको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा या फिर एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसका कोई अधिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये डॉर्मेंट हो जाएगा, कंपनी जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। सच कंपनी और एन इनएक्टिव वन में अप्लाई द ROC। ऐसे कंपनी जो इनएक्टिव है वो ROC अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। ROC अप्लाई करेंगे इस तरीके से कि प्रेस्क्राइब्ड मैनर में ये देखा जाए कि वो स्टेटस जो होगा वो उसका डॉर्मेंट कंपनी का दिया जाएगा, निष्क्रिय कंपनी का। ठीक है, ऐसा सेक्शन 455 में कहा गया है अंडर दी 2013 एक्ट में। ठीक है, फिर पर्पस ऑफ द एक्ट। अब पर्पस क्या है एक्ट का? तो द कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न बाय कंपनीज फंक्शनिंग। कंपनी के फंक्शनिंग को गवर्न करने के लिए यानी नियंत्रण करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया। इट एन्यूमरेट्स द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द कंपनीज एंड मेंबर्स, है ना। इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज़ को मेंशन किया जाता है मेंबर्स के और उससे रिलेटेड लोगों के साथ जो लोग रहते हैं उस कंपनी से जुड़े हुए रहते हैं उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ को मेंशन किया जाता है 1 by 1 इस कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ठीक है, इट केम इनटू फोर्स ऑन अप्रैल 1, 2013। ये कब आया? अप्रैल 1, 2013 में। और सारी कंपनी जो इस एक्ट के तहत आते हैं सारे के सारे इसमें नियंत्रण किया जाता है इस एक्ट के तहत। ठीक है, और इस एक्ट को वापस से रिन्यूड किया गया था अप्रैल 1, 2013 में। फिर द कंपनीज एक्ट 2013 हैज़ बीन इनैक्टेड टू चेंज हाउ कंपनीज आर गवर्नड बाय प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ रूल दैट गवर्न्स देयर फंक्शनिंग एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स। देखो, कंपनीज एक्ट 2013 इसलिए भी बनाया गया क्योंकि कंपनी अपनी मनमानी ना कर सके। ठीक है, उसके साथ जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हो गए, उनके मेंबर्स हो गए, उनके राइट्स एंड रेगुलेशंस के लिए उनके मतलब वो अपने राइट्स एंड रेगुलेशंस का सही इस्तेमाल कर सके, कंपनी अपनी मनमानी ना करे, इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 को बनाया गया है। ठीक है, स्टेक होल्डर क्या होते हैं? स्टेक होल्डर वो होते हैं जो कि कंपनी के कुछ शेयर्स ओन करते हैं। ठीक है, फिर द एक्ट वाज मेड इफेक्टिव ऑन अप्रैल 1, 2014 और एक्ट को इफेक्टिव कब किया गया? अप्रैल 1, 2014 में, when it comes into force after being passed by the parliament in December 2012। और पार्लियामेंट से ये इसको पास करवाया गया कब? दिसंबर 2012 में। तब उसके बाद ये एक्ट इफेक्टिव रूप से आया अप्रैल 1, 2014 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एम्स ऑफ द एक्ट। अब इसका एम क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस
टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनीज इन इंडिया। फर्स्ट थिंग तो यही है कि जो भी कंपनीज में वर्क हो रहा है, फंक्शंस हो रहे हैं, उसको सही ढंग से इंट्रोड्यूस करवा सके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही ढंग से उसका इंट्रोड्यूस कर सके, इसलिए भी इस एक्ट को लाया गया। ठीक है। द कंपनी एक्ट 2013 एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉड। मेन चीज़ तो यही रहता है कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, नियंत्रण है, वो उसकी क्वालिटी को अच्छा किया जा सके और इन्वेस्टर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ फ्रॉड ना हो, इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया। द एक्ट ऑल्सो सीक टू प्रमोट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट प्लेस एंड इंक्रीज कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी। ये एक्ट मार्केट प्लेस में कॉम्पिटिशन बढ़ाने में भी मदद करती है और दूसरा कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस पर ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता रखने में मदद करती है। मतलब लोग जाने कि आखिर कंपनी किस तरीके से रन कर रही, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसका एम है। ठीक है। इट ऑल्सो एम्स एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इनका एक एम ये भी है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कर सके, उसका डेवलपमेंट होता रहे कंपनी का, ये मेन एम है। और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे, उसके लिए भी इन लोग एक्ट के तहत कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि नहीं। The Company Act 2013 is a new law that the Indian government has passed to regulate the business environment in India। और कंपनी एक्ट 2013 एक न्यू लॉ है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने पास किया है ताकि बिजनेस एनवायरनमेंट सही ढंग से सुचारू रूप से चलता रहे। फिर नेक्स्ट है द कंपनीज एक्ट 2013 इज़ अ न्यू लॉ। इसके तहत क्या क्या आता है, प्रोविज़न क्या क्या है, ये मैं आपको बता दूं। अ कंपनी शैल नॉट मेक एनी स्टेटमेंट। जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करना होता है। अगर हम उसके अगेंस्ट गए तो हमारी कंपनी को शट डाउन किया जा सकता है। तो हमें क्या क्या प्रोविज़न है जो कि फॉलो करना रहता है, उसके बारे में अब हम जानते हैं। अकॉर्डिंग टू अप्रैल 2014 के सेटअप होने के बाद। ठीक है। A company shall not make any statement or publish any advertisement which is false or misleading in any material particular। ठीक है। एक कंपनी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकता या पब्लिश नहीं करवा सकता या ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकता जो कि फॉल्स हो, मिसलीडिंग हो। ठीक है। मटेरियल पर्टिकुलर नहीं हो। ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा फेयर एंड लवली जो कि गोरा बना देता है एंड ऑल दैट, ये चीज़ को एडवर्टाइज कर रहा था। लेकिन अभी उसका अब फिर से एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो उसमें आ गया है फेयर एंड ग्लो। ठीक है। उसने क्या कर दिया है, ग्लो ला दिया उस वर्ड को चेंज करके, है ना। तो अब क्या प्रमोट कर रहा है, वो निखार को प्रमोट नहीं कर रहा है, ग्लो को प्रमोट कर रहा है। तो ये एक प्रकार का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट था जो उसने चेंज किया। ठीक है। अ कंपनी शेल नॉट मेक एनी स्टेटमेंट विच इज़ डिस्पैरेजिंग ऑफ अनदर पर्सनस रेपुटेशन। ठीक है। इसमें किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत अपमान सही नहीं है। ठीक है। जिससे उसका रेपुटेशन पे प्रतिष्ठा पे आँच आए, ऐसा अपमान नहीं करना है। A company shall not make any statement which is disparaging of goods and services। एक कंपनी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जिसमें किसी गुड्स और सर्विसेज का अपमान हो। ठीक है। अगर आप अपना प्रमोशन कर रहे हो तो आप अपना इंडिविजुअल प्रमोशन करेंगे, आप किसी और कंपनी को लेकर के कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अ कंपनी शैल नॉट इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस। कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं होना चाहिए उनको। अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब कि कोई भी गैर कानूनी तरीके से कुछ भी चीज़ें करना। ठीक है। उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। फिर द कंपनीज एक्ट 2013 वॉज इनैक्टेड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपनीज लॉ एक्ट 2013 इसलिए भी बनाया गया है कि हम कोई भी बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आ रही है उसको
पहचान कर सकें और उससे फिर हम कंपनी को सही ढंग से आगे वो सक्सेस करें, उसके लिए हम उसके सुचारू रूप से एक्ट प्रोवाइड कर सकें और उससे सेक्शन के थ्रू अपना वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इट इज़ पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट द पार्लियामेंट इंडियन पार्लियामेंट हैज़ पास्ड। ये लेजिस्लेशन का एक पार्ट है जो कि इंडियन पार्लियामेंट ने इसे पास किया है। इट इज़ द फर्स्ट लॉ टू बी गिवन इन इंडिया फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन। ये फर्स्ट लॉ है जो कि इंडिया ने कंपनी इनकॉर्पोरेशन में इंडिया के द्वारा ये पहला फर्स्ट लॉ दिया गया है। ठीक है। फिर कंपनीज एक्ट 2013 इज़ अ सेट ऑफ लॉज दैट गवर्न्स द इंडियन कंपनी। एक कंपनीज एक्ट 2013 क्या है? एक सेट ऑफ लॉज है जो कि इंडियन कंपनी को नियंत्रण करता है। ठीक है। इसके मैनी फीचर्स हैं। ये एक्ट किस किस पे वर्क करता है? ये है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बनने पे, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट एंड शेयर ट्रांसफर डीड, बोर्ड रेजोल्यूशंस, डायरेक्टर्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, कंपनी सेक्रेटरी ड्यूटीज़। फिर फीचर्स ऑफ द कंपनी। अब कैसे कैसे कंपनी होने चाहिए, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट बॉडी, तो पहला चीज़ तो कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। Any other organization incorporate with the registrar of the companies and subsequently not registered cannot be considered as a company। अगर कंपनी चल रही है और दूसरा कंपनी भी उससे लिंक्ड है लेकिन वो रजिस्टर नहीं है उस कंपनी के साथ, तो वो फिर इस लॉ के तहत नहीं आएगा, इस कंपनी एक्ट के तहत नहीं आएगा। ठीक है। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी। A company exists as a separate legal entity which is different from its shareholder and members। देखो अपना एक सेपरेट एक कंपनी है, वो अपने एक सेपरेट लीगल एंटिटी स्टार्ट कर रहा है, तो वो तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब उसके शेयर होल्डर और मेंबर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ड्यू टू दिस फीचर शेयर होल्डर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी एंड कैन ऑल्सो सू द कंपनी एंड बी सूड बाय द कंपनी। और इसी फीचर्स की वजह से शेयर होल्डर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है जिसमें वो या तो कंपनी को पे सू कर सकता है, सू मतलब कि केस कर सकता है, और या तो फिर कंपनी ही उस पर केस कर सकती है। ठीक है। फिर लिमिटेड लायबिलिटी। एज द कंपनी एग्जिस्ट एज ए सेपरेट एंटिटी, अब कंपनी जो है वो सेपरेट एंटिटी की तरह काम कर रहा है, तो जो मेंबर है उस कंपनी के वो उस कंपनी के कर्जदार नहीं है। ठीक है। मतलब कंपनी के सेपरेट एंटिटी है तो वो पर्टिकुलरली किसी पर्सन का हो गया, तो उसके मेंबर जो है उसके लिए जिम्मेदार नहीं है उस कंपनी के। अगर वो कंपनी लॉस में जाता है तो भी मेंबर्स उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। Liability of a member of the company is limited to the extent of the share that is held by them or by extent of the guaranteed amount। जो भी लाइबिलिटी है कंपनी को लेकर के वो लिमिटेड रहेगा। ठीक है। जो भी शेयर्स है वो लिमिटेड रहेंगे, तो ये इतना रहेगा कि वो जो अमाउंट में इन लोग का सेटलमेंट हुआ था जो भी उसी तक ही सीमित रहेंगे, बाकी उनका उस कंपनी से ज़्यादा लेन देन नहीं होगा, लिमिटेड रहेगा। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स एज पर द रूल्स लेट डाउन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। शेयर होल्डर्स जो रहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, जो शेयर होल्डर्स रहते हैं वो अपने शेयर्स दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एज पर द रूल्स, जो कि लिखा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। हाउएवर इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देयर माइट बी सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कई बार शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। ठीक है। फिर कॉमन सील। कॉमन सील मतलब कि यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी का सिग्नेचर नहीं चलेगा, यहाँ पे एक सील चलेगा जो कि कॉमन होगा। ठीक है। जैसे कि द फर्म इज़ एन आर्टिफिशियल एंटिटी और अ पर्सन। एक फर्म जो रहता है या तो वो एक आर्टिफिशियल एंटिटी होता है या एक पर्सन होता है, तो फिर वो उसमें
कोई भी पर्टिकुलर नाम से अपना कोई साइन नहीं कर सकता है। इसमें कॉमन सील का यूज़ होता है, जिसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है कंपनी के बिहाफ में, उसमें सील, कॉमन सील लगाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है सतत उत्तराधिकार। ठीक है। द कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ परपेचुअल टू एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंस इन इट्स मेंबरशिप। इसमें क्या बोल रहा है कि कंपनी कानून द्वारा स्थापित एक आर्टिफिशियल पर्सन के द्वारा स्थापित होने के कारण इसकी सदस्यता में अंतर की परवाह किए बिना अस्तित्व में रहती है। ठीक है। मतलब कि आप जैसे एक कंपनी है, ठीक है, और उसमें एक आर्टिफिशियल पर्सन स्थापित किए हैं, है ना, तो वो स्थापित किए हुए आर्टिफिशियल पर्सन के द्वारा जो भी इसकी सदस्यता मेंबरशिप रहेगी उसमें अंतर किए बिना ये उसमें अस्तित्व में रहती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है। सिंपल वर्ड में कहें तो कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है ना। और द फैक्टर लाइक डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट और इंसैनिटी ऑफ वन ऑफ ऑल द मेंबर्स डू नॉट इम्पैक्ट द कंपनी स्टेटस। मतलब कि जो भी फैक्टर है इंसानों में जो होती है, डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेशन मतलब सॉल्वेंसी मतलब दिवालियापन हो जाता है, रिटायरमेंट मतलब क्या होता, रिटायरमेंट हो जाता है ना आफ्टर 60 एंड ऑल, उसके बाद रिटायरमेंट होता है वो चीज़, और पागलपन हो जाना, ये सारे मेंबर्स में ये कंपनी में इम्पैक्ट नहीं डालता है। ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन यही है कि ऐसा उत्तराधिकारी स्थापित करना जो कि कृत्रिम हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो। ठीक है। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी 7। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम आपका 7 होना चाहिए। ठीक है। और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम उसमें 2 होना चाहिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी अनलिमिटेड। और इसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर अनलिमिटेड हो सकते हैं, वाइल इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू 200 फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इसका रेस्ट्रिक्शन होता है जो कि 200 होते हैं। Okay, this is the end of our chapter. Thank you.